नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे डीएसटी के अधीन कार्यरत श्री चित्रा तिरुनल संस्थान में तैयार किए गए संयुक्त उपकरण ब्लॉक के उद्घाटन की। बताएंगे कैसे कैंसर जैसे गंभीर रोग की त्वरित स्क्रीनिंग में मददगार होगा भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किफायती उपकरण। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया श्री चित्रा तिरुनल संस्थान के संयुक्त उपकरण ब्लॉक का उद्घाटन। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों का विकास कर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएगा यह उत्कृष्टता केंद्र। नागपुर में अपूर्व विज्ञान मेले का रजत जयंती आयोजन हुआ संपन्न। 25 साल से नगर पालिका स्कूलों के बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचार कर रहा है यह कार्यक्रम। देश में इस्पात सड़कों के युग की शुरुआत। सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की तकनीक ने दिया नया विकल्प। स्टील स्लैब द्वारा बनाई जाएंगी किफायती, गुणवत्तापूर्ण और हर मौसम में टिकाऊ सड़कें। और कैंसर रोग की बहुत शुरुआती दौर में पहचान कर सकने वाला उपकरण विकसित। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने तैयार किया सांस द्वारा कैंसर की जांच करने वाला किफायती समाधान। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में एक संयुक्त उपकरण ब्लॉक का शुभारंभ किया गया। यह ब्लॉक फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के विकास के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा। उपकरण ब्लॉक का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को लेकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। संस्थान द्वारा लगातार फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों का विकास किया जाता रहा है। कोविड काल में भी इस संस्थान ने कई किफायती और सटीक समाधान विकसित कर राष्ट्र को समर्पित किए। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब इस संस्थान में अलग से एक संयुक्त उपकरण ब्लॉक स्थापित किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब जीवन रक्षक उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है और सबसे किफायती चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, जिसमें चित्रा इंस्टीट्यूट का यह संयुक्त उपकरण ब्लॉक और ज्यादा सहायक साबित होगा। I also feel personally gladdened because incidentally Shri Chitra is possibly the only major institute from the medical field which happens to be outside the purview of Health Ministry and affiliated with the Ministry of Science and Technology. But what is more gratifying is that you have over the years successfully, as Shri Shashi Tharoor was rightly mentioning, you have over the years successfully created a number of new models in the field of medical management, medical research, which have been emulated even by some of the leading institutes under the Health Ministry. And therefore, you have actually lived up to your reputation of being known as the center of excellence, as was being mentioned. चित्रा इंस्टीट्यूट में कंबाइंड डिवाइस ब्लॉक फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के कन्वर्जन का एक आदर्श उदाहरण है। इस सुविधा के द्वारा विभिन्न उपकरणों को जोड़कर नई जरूरतों के अनुरूप किफायती और सटीक चिकित्सा समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। ये ब्लॉक उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास कार्यों को आसान बनाएगा।
जिससे देश में रोगी देखभाल और सुरक्षा के लिए बेहतर चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ भारतीय निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधाओं को संस्थागत किए जाने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस संयुक्त डिवाइसेस ब्लॉक का विकास देश के लिए बायोमेडिकल उत्पादों के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की प्रौद्योगिकियों को एक साथ आने की अनुमति देगा। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी विंग में स्थित यह ब्लॉक निश्चित रूप से विविध जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उद्योग और चिकित्सा प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच सहयोग को बढ़ाएगा। भारत सरकार तेजी से ईज ऑफ लिविंग के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर दे रही है। ऐसे में संयुक्त उपकरण ब्लॉक जैसी सुविधाओं की स्थापना लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती है। श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय वाल्व, हाइड्रोसिफिलिस शंट, ऑक्सीजनेटर और ड्रग एल्यूटिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसी तकनीक का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी भारत के अलावा सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, ब्राजील और चीन ही बनाता है। इन स्वदेशी निर्मित विश्व स्तरीय किफायती चिकित्सा उपकरणों का निर्माण न सिर्फ भारतीय रोगियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ चिकित्सा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। पिछले दिनों नागपुर में प्रतिष्ठित अपूर्व विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले के 25वें संस्करण के चलते इस बार इसे रजत जयंती महोत्सव का रूप दिया गया था। नागपुर महानगर पालिका की एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और डीएसटी के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान प्रेमियों ने हिस्सा लिया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अपूर्व विज्ञान मेला 2022 ने एक बार फिर युवा पीढ़ी और आम दर्शकों को अपने सहज और सरल विज्ञान प्रयोगों से आनंदमय कर दिया। रजत जयंती वर्ष होने के चलते इस बार नागपुर में आयोजित होने वाले इस मेले की छटा अलग रही, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, शिक्षक, विज्ञान संचारक और विज्ञान प्रेमियों ने लगभग पूरे सप्ताह उत्साह के साथ मेले में हिस्सा लिया। आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन नागपुर द्वारा शहर की महानगर पालिका के सहयोग से 1998 में अपूर्व विज्ञान मेले की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था नगर पालिका स्कूलों के बच्चों को विज्ञान के रोमांच से परिचित कराना, उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जगाना, ताकि गरीब विद्यार्थियों में भी रचनात्मकता जागे और उनमें भविष्य के वैज्ञानिक पनप सकें। पिछले 25 वर्षों से यह मेला विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है, जिसमें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार हर संभव सहयोग करता रहा है। और वास्तव में यह अपूर्व विज्ञान मेला इस पूरे प्रयास के अंदर एक ऐसी कड़ी है जिसने नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति एक जागरूकता और जिज्ञासा और तेज़ की है, प्रबल की है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जितने भी प्रयास हैं उन सब के लिए हम सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जितनी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान हैं वो वैज्ञानिक और समाज के बीच का जो इंटरफेस है उसको पूरा करने में सहयोग करें और हम सब के अंदर छुपे एक वैज्ञानिक कम्युनिकेटर, वैज्ञानिक संचारक जो है उसको सामने लेके आएँ। और वो चाहे भले ही आप आर्टिकल लिखें या फिल्में बनाएं या बात करें या वाद विवाद करें या आम आदमी को खड़े होकर वैज्ञानिक चेतना से ओतप्रोत करें, तभी ये प्रयास संभव हो पाएगा। मेले के दौरान विद्यार्थियों द्वारा दर्शाई गई परियोजनाओं के अलावा देश भर से आए विभिन्न विज्ञान संचारकों ने सरल और अद्भुत विज्ञान के प्रयोग प्रदर्शित किए।
जिन्होंने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा किताबों की भी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिनमें वैज्ञानिकों से जुड़ी किताबें, लोकप्रिय विज्ञान से जुड़ी किताबें, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी ज्ञानवर्धक किताबें देखने को मिली। विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित की गई बच्चों के लिए साइंस क्विज प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें महानगर के 32 स्कूलों के 128 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। हमने विभिन्न आयोजन इस विज्ञान मेले में किए हैं, चाहे वो विज्ञान की किताबों का एक्टिविटी किट का डेमोन्स्ट्रेशन हो और चाहे वो एक विज्ञान क्यूज हो। विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिकों ने मिलके यहाँ के बच्चों के लिए एक वैज्ञानिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसे जिज्ञासा साइंस क्विज कहा जा रहा है, उसमें आयोजित किया और ये बहुत सारे बच्चों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। इसमें लगभग 100 से अधिक प्रयोग, 200 से अधिक बच्चे बता रहे हैं और ये सारे बच्चे नागपुर महानगर पालिका की शालाओं के हैं। प्रयोगों की खासियत है कि ये घरेलू सामग्री से बने हैं, लगभग बिना लागत के, और ये सारे प्रयोग क्लासरूम में टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। मेले के अंतिम दिन 20 नवंबर को रजत जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें विभिन्न जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इस आयोजन से जुड़े रहने वाले और अपना योगदान करने वाले विभिन्न राज्यों के 40 विज्ञान संचारकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले छात्रों और विद्यालयों को पुरस्कार दिए गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी रजत जयंती के साथ अपूर्व विज्ञान मेला युवा पीढ़ी में विज्ञान संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जो आगे भी देश की रचनात्मकता और प्रतिभा को उजागर करने में सहयोग करता रहेगा। CSIR के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने स्टील अपशिष्ट का सड़क निर्माण में उपयोग करने की तकनीक विकसित की है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील प्लांट के सहयोग से प्रयोग के तौर पर 1.2 किलोमीटर की 6 लेन सड़क का निर्माण भी किया जा चुका है। इसी की सफलता को देखते हुए अब इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत देश के 4 प्रमुख स्टील उद्योगों ने इस परियोजना में भागीदारी की है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI देश के रोड नेटवर्क को मजबूत, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कार्यरत है। इसी कड़ी में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील के आह्वान पर CRRI ने स्टील स्लैग द्वारा सड़क निर्माण की तकनीक विकसित की और कंपनी के हजीरा स्टील प्लांट में CRRI के मार्गदर्शन में लगभग 1 लाख टन संसाधित स्टील स्लैग एग्रीगेट विकसित किया गया। इनका इस्तेमाल कर हजीरा पोर्ट रोड सूरत में 1.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन बिटुमिनस सड़क का निर्माण किया गया। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इस रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सड़क की निर्माण लागत पारंपरिक सड़क की तुलना में 30% कम है, जबकि इसकी क्षमता 3 से 4 गुना अधिक है और इस सामग्री से बनी सड़क हर मौसम में कारगर साबित हो सकती है। अपने आरंभ से ही CRRI रोड कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड रिहेबिलिटेशन सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है। इसके साथ साथ मार्जिनल मटेरियल और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में भी CRRI में काफ़ी रिसर्च हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, जिसके चलते यहाँ सालाना 185 लाख टन स्टील स्लैग निकलता है, जिसका निपटान अपने आप में एक चुनौती है। CSIR CRRI की यह तकनीक सरकार के वेस्ट टू वेल्थ अभियान को समर्थन करती है, जिससे स्टील अपशिष्ट का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है।
इस परियोजना के तहत भारत में 4 प्रमुख इस्पात उद्योग आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, टाटा स्टील, JSW स्टील और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग को पूरा करने के लिए औद्योगिक भागीदारों के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके तहत अब अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर क्षेत्र में स्टील स्लैग रोड निर्माण का काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। 1 टन प्रोसेस स्टील स्लैग का उत्पादन करने के लिए 150 से 200 टन स्टील स्लैग सॉलिड वेस्ट मटेरियल के रूप में स्टील फर्नेस में जनरेट होता है। इस स्टील स्लैग को डायरेक्टली सड़क निर्माण में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कई तरीके की तकनीकी चैलेंजेस सम्मिलित होते हैं। इसमें मुख्य चैलेंजेस हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करोजन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी मेटल लीचिंग विच कैन इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए CSIR CRRI द्वारा एक स्टील स्लैग वेलराइजेशन तकनीकी का निर्माण किया गया है जिससे आप रॉ स्टील स्लैग को प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट जो कि CSIR CRRI की तकनीकी द्वारा विकसित होगी वो नेचुरल एग्रीगेट के कंपैरिजन में एक उच्च गुणवत्ता की स्टील स्लैग एग्रीगेट का निर्माण करने में सहायक होगी। इस तकनीकी के सफलतापूर्वक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रेटेजिक एरियाज में स्टील स्लैग रोड को बनाने का निर्णय किया है। स्टील स्लैग तकनीक भारत को प्राकृतिक संसाधनों से अलग एक बेहतर विकल्प दे रही है, जिससे अपशिष्ट निपटान के साथ भूमि संसाधनों के उत्खनन को भी रोका जा सकता है। साथ ही कम लागत में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सड़कों और हवाई पट्टियों का निर्माण हो सकता है। CRRI अब भारतीय रेल के लिए पटरियों पर डाली जाने वाली कंक्रीट गिट्टी के विकल्प के रूप में स्टील स्लैग के उपयोग की संभावनाओं पर भी काम कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का बहुत शुरुआती दौर में पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। खास बात यह है कि यह उपकरण बहुत किफायती तरीके से बिना किसी जांच तकनीक के सिर्फ सांस के द्वारा कैंसर की पहचान कर सकता है। DST और DBT की अनुसंधान सहायता परियोजनाओं के तहत विकसित यह उपकरण दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में कैंसर की जांच में आसानी पैदा कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कैंसर एक जानलेवा बीमारी जिसके संपूर्ण इलाज को लेकर अभी तक चिकित्सा जगत में संशय बना हुआ है। उसकी एक खास वजह है, आमतौर पर इस रोग का देरी से पता चल पाता है और जब तक कैंसर अपनी जड़ें जमा चुका होता है। हालांकि कैंसर की जांच के विभिन्न तरीके मौजूद हैं, लेकिन वो सब समय लेने वाले या काफी महंगे हैं और हर जगह उपलब्ध भी नहीं होते। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के एक शोध दल ने एक ऐसा कैंसर जांच उपकरण विकसित किया है जो सिर्फ इंसान की सांस के द्वारा कैंसर की पहचान कर सकता है। मरीज को ब्लो डिटेक्टर नाम के इस उपकरण में सिर्फ सांस फूंकनी होती है, जिसके बाद उपकरण में रंगों का परिवर्तन ये बता देता है कि कैंसर है या नहीं। इस उपकरण के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और लंग कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने एक अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए एक डिवाइस डेवलप की है। तो उसमें हम लोग मतलब इट्स वेरी इजी। उसमें हम लोग को सिर्फ ब्लो करना है, मुंह से सांस छोड़ना है और उसमें कलर दिखाएंगे अगर पेशेंट का कैंसर है तो इस डिवाइस से हम लोग बहुत अर्ली स्टेज से भी कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इस डिवाइस को लेके हम लोग सबके पास पहुंच सकते हैं कि जिनको भी शक हो कि हो सकता है कि कैंसर है तो वो अपना खुद इलाज कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं और फिर अगर पॉजिटिव आए तो फिर डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकते हैं। इस उपकरण की विशेषता ये है कि ये बहुत शुरुआती समय में भी कैंसर की पहचान कर सकता है।
दूसरा, खास किस्म की जांच पद्धति का इस्तेमाल न होने के चलते ये बहुत किफायती और पोर्टेबल समाधान है, जिसके इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञता की भी जरूरत नहीं होती और इसे लोग खुद भी इस्तेमाल कर कैंसर की जांच कर सकते हैं। इस उपकरण का देहरादून के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है, जिसमें इसकी संवेदनशीलता 96.11% और सटीकता 94.67% पाई गई। भारतीय शोधकर्ताओं का यह मेड इन इंडिया उपकरण ग्रामीण भारत में जहां प्रयोगशाला आधारित परीक्षणों की सुविधा नहीं है, वहां भी आसानी से कैंसर जांच में सहयोग कर सकता है। इस उपकरण को बड़ी आबादी की कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को अभी टाटा स्टील ने IIT रुड़की से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिए, तो उन्होंने फिर अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और फिर इस प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में लाएंगे। ये प्लान अभी का है। इस तरीके का प्रोडक्ट अभी तक तो मार्केट में कोई भी नहीं है। अभी तक मार्केट में कैंसर डिटेक्शन वाले टेक्नोलॉजी जो है सारे वो टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और तो इस टाइप के हैंडी जो टेक्नोलॉजी है ये तो अभी है नहीं, तो इसीलिए इसका हमारा उम्मीद ज़्यादा है इसके ऊपर। और टाटा स्टील जो अभी इस टेक्नोलॉजी को लिए हैं, ट्रांसफ़र लिए हैं IIT रुड़की से, तो उन लोगों का कहना है कि 2-3 साल में ये टेक्नोलॉजी ये शायद प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ जाएगा। IIT रुड़की द्वारा यह तकनीक अब टाटा स्टील को हस्तांतरित की गई है, जो इसके चिकित्सीय परीक्षण के बाद उपकरण का निर्माण कर बाजार में उपलब्ध कराएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR जैसी भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा सहायतार्थ अनुसंधान परियोजनाओं की मदद से विकसित ये नवाचार भारत को चिकित्सा क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ा देगा। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष जिज्ञासा पोर्टल लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन स्टडी कोर्स है जिसके माध्यम से छात्र ब्रह्मांड और स्पेस साइंस के बारे में घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थी इसरो द्वारा जारी वेबसाइट jigyasa.iirs.gov.in पर अपना पंजीकरण कर इस स्टडी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में सीख सकेंगे। इस वर्चुअल मंच पर विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अंतरिक्ष जिज्ञासा कार्यक्रम में कुल 7 ऑनलाइन कोर्स हैं, जिनको 4 नॉलेज पार्टनर्स के साथ बनाया गया है। इस प्रोग्राम में अब तक 500 लोग जुड़ भी चुके हैं। ये अपनी तरह का पहला मंच है जिस पर पूरे देश के विद्यार्थियों को इसरो की गतिविधियों को समझने और अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का मौका दिया गया है। इसरो के इस कदम से न सिर्फ देश में तेजी से बढ़ रहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन की जरूरत पूरी होगी, बल्कि विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को ज्यादा बेहतर शैक्षणिक ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के एक शोध दल द्वारा किए गए अध्ययन में कोविड-19 से उबर चुके रोगियों में लंबे समय बाद तक मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं पनपने का पता चला है। शोध दल ने कोविड रोगियों के ठीक होने के बाद 6 महीने तक उनके मस्तिष्क का विशेष प्रकार के MRI द्वारा अध्ययन किया। MRI के परिणामों से पता चला है कि कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों में स्वस्थ लोगों की तुलना में फ्रंटल लोब और ब्रेन स्टेम में काफी अधिक संवेदनशीलता मूल्य थे, जो कि मस्तिष्क क्षेत्र थकान, अनिद्रा, चिंता, अवसाद, सिरदर्द और संज्ञानात्मक समस्याओं से जुड़े हैं। शोधकर्ताओं ने ब्रेन स्टेम के वेंट्रल डायएन्सेफेलॉन क्षेत्र के दाएं हिस्से में महत्वपूर्ण अंतर भी देखा। ये क्षेत्र कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों से जुड़ा हुआ है।
जिसमें हार्मोन जारी करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ समन्वय करना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी और मोटर संकेतों को रिले करना और सर्कैडियन रिद्म को विनियमित करना शामिल है। ये अध्ययन गंभीर दीर्घकालिक जटिलताओं की ओर इशारा करता है जो कोरोना संक्रमण से उबरने के महीनों बाद भी उसके ही कारण हो सकता है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।